1945 से पहले हालात बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद थोड़े थोड़े हालात ख़राब होने शुरू हुए। ये पता लग गया कि पाकिस्तान बन रहा है, इसलिए लोगों को मतलब थोड़ा थोड़ा पता लगना शुरू हुआ। और उस वक्त मैं पंजाब में जो था वहाँ पर आई वॉज एम्प्लॉयड। नेहरू की स्पीच 15 अगस्त को आई थी, तो 14 तारीख अनाउंस हो गया पाकिस्तान, 15 तारीख को इंडिया हो गया। और उसके बाद आपने यही सुना कि मस्जिदों में अनाउंसमेंट होनी शुरू होगी कि आप मतलब हिंदू सिखों को जो मर्ज़ी लूट लो, जैसे मर्ज़ी करो। कि जो रिफ्यूजी कैंप में भी जो लोग आए थे, हाँ, उनके साथ भी बड़ा इल ट्रीटमेंट होता था इंडिया वाली साइड पे। क्या वो सच में ऐसा था उस टाइम पे? ना ना, तो उस टाइम पे हिंदू और सिखों को एक ही माना जाता था। हम तो कहते हैं सब बराबर है, सब रिलीजन बराबर है। हर कोई कहता है हमारा रिलीजन बड़ा है, पर हमारे कम से कम सिखी में तो ऐसा कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, सत श्री अकाल। हम लोग 15 अगस्त मना रहे हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में, और आज हमारे साथ दादाजी निरंजन सिंह जी हैं। 1947 के पीरियड में जब पार्टीशन हुआ था, हम लोग सिर्फ उसके बारे में आज सुनते हैं बिकॉज 75 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 73 ईयर्स हो चुके हैं, बट हमें ज़्यादा पता नहीं है कि उस टाइम पे क्या इम्प्लीकेशंस थी लोगों के लिए उस चीज़ के बारे में। कई लोगों को अपने घर छोड़ के पाकिस्तान से इंडिया में आना पड़ा था, कई लोग इंडिया से छोड़ के पाकिस्तान में गए थे। बट क्या वो इतना ईजी था? लोगों को अपने बिजनेस छोड़ने पड़े थे, अपनी जायदाद छोड़नी पड़ी थी, प्रॉपर्टीज़ छोड़नी पड़ी थी, और उसके बावजूद कई एरियाज़ में दंगे चल रहे थे। हमें अमृतसर के अंदर वो किस्से याद हैं जहाँ पे ट्रेन के अंदर भर भर के लाशें आती थी, और वो स्टोरीज एक साइड से नहीं है, दोनों साइड से हैं। इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ा था वो एक वेस्ट बंगाल वाली साइड पे पड़ा था, और दूसरा पड़ा था पंजाब वाली साइड में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए थे। आज हम लोग दादाजी से ये बात समझने वाले हैं कि एक आम आदमी को जो उस टाइम पे अपनी एक जीवन के अंदर बिजी था, उसको कैसे पता चला कि पार्टीशन हो रहा है, और फिर वो लाइफ उसके बाद किस तरीके से निकली। दादाजी वेलकम। यस। सो अब स्टोरी आपके पास है। 1945 से पहले हालात बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद थोड़े थोड़े हालात ख़राब होने शुरू हुए। 46 में, मार्च 46 में कोई थोड़े क्लैशेस हुए गांव में। रावलपिंडी तो एक बहुत बड़ी कंटोनमेंट थी, बड़ा भारी शहर था। तो फिर उधर से कुछ गांव से लोग आकर शहर में आ गए, जो इफेक्टेड हुए हिंदू सिख, क्योंकि मोहम्मदन की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वो कुछ आके वहाँ आ गए। उसके बाद फिर ये कोई थोड़ी सी टेंशन होनी शुरू होगी। वो टेंशन क्यों हुई? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि लाहौर में असम्बली में कोई झगड़ा हुआ था। उस वक्त मास्टर तारा सिंह था अकाली लीडर, उसका कोई झगड़ा हुआ, जिस वजह से ये पठवार का इलाका हमारा कहलाता है, वहाँ पर ये झगड़े हुए। लेकिन आफ्टर 2-3 मंथ्स हालात बिल्कुल ठीक हो गए। लोग कहीं चले गए, लेकिन फिर दोबारा फिर वापस आए। 46 से लेकर आगे हालात ठीक चलते रहे, 47 तक भी। लेकिन 47 में जाकर कहीं मिडल में फिर ये हालात ख़राब शुरू हुए। ये पता लग गया कि पाकिस्तान बन रहा है, इसलिए लोगों को मतलब थोड़ा थोड़ा पता लगना शुरू हुआ। और उस वक्त मैं गुजरात, पंजाब में जो था, वहाँ पर आई वॉज एम्प्लॉयड इन सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर हम लोगों से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, उनसे ऑप्शन दी थी पार्टीशन से 3-4 महीने पहले कि अगर पाकिस्तान बन गया तो यू विल रिमेन इन इंडिया, यू विल गो टू इंडिया और रिमेन इन पाकिस्तान। तो हमने फिर ऑप्शन दे दी थी कि हम इंडिया में आएंगे। तो ये 47 तक, मतलब अगस्त से पहले जून जुलाई तक समझो हालात तकरीबन ठीक थे, इतनी ज़्यादा नहीं थे लोगों को। ना ही वन वाज एक्सपेक्टिंग कि हम जाके फिर दोबारा वापस आएंगे। लोग ये सोचते थे विल मूव और थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएंगे। तो जब ये 15 अगस्त आ गया, तो 15 अगस्त से 14 अगस्त आ गया, क्योंकि पाकिस्तान 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस हुआ है। तो आई वॉज एट गुजरात। तो 14 अगस्त रात को हमने
सब देखा, स्पीच नहीं सुनी। नेहरू की स्पीच 15 अगस्त को आई थी, ये जब 15 अगस्त वाली उस वक्त आई, वो हमने सुनी थी। तो 14 तारीख अनाउंस हो गया पाकिस्तान, 15 तारीख को इंडिया हो गया। और उसके बाद आपने यही सुना कि मस्जिदों में अनाउंसमेंट होनी शुरू होगी कि आप मतलब हिंदू सिखों को जो मर्ज़ी लूट लो, जैसे मर्ज़ी करो। तो मैं आई वॉज अलोन इन माई हाउस, साथ में एक सराफा बाज़ार था, तो मैं अकेला था। आप रावलपिंडी में थे ना उस टाइम? नो, मैं गुजरात में था। ओके, तो गुजरात में भी ये ऑर्डर आया कि हिंदू सिखों को लूटो? हाँ, ये सब जगह। गुजरात में 80% मोहम्मदन आबादी थी, क्योंकि उस तरफ जितनी आबादी थी ना, मोस्टली मोहम्मडन्स की थी, हिंदू सिखों की बहुत कम थी। गांव में भी बड़े थोड़े थोड़े घर थे। तो ये जब 15 अगस्त होगी तो उन्होंने शुरू कर दे। तो 16-17 अगस्त को, हाँ 16-17 नहीं है, तो ये लूट मार शुरू होगी शहर में। वो मतलब इकट्ठे होकर मुसलमान आ जाते थे, नारे नूरे लगाते थे। सबसे पहले हमारे महल्ले के साथ एक सराफा बाज़ार था, वो उन्होंने लूटा। वो सारा लूट के फिर मेरे घर की तरफ आए। साइड में, मैं साइड लेन में मेरा घर था, मैं अपर स्टोरी पर था। उस वक्त तो कुछ, जब मैंने खिड़की से देखा कि बाहर कोई क्राउड आ गया है मोहम्मडन्स का, तो मैं ऊपर छत के ऊपर चढ़ गया। अंदर से स्टेयर जारी थी, तो मैं उधर से ऊपर चढ़ गया। तो वो 5-7 दादा जो मुझे आवाज़, उधर अंदर से दरवाज़ा मैंने कर लिया जो ऊपर था। तो वो आए, उसने देखा अंदर, तो उनको कुछ नहीं मिला। तो फिर वो कहता चलो ऊपर चलते हैं। मैं ऊपर जाने लगा, वो ऊपर जाने लगा, मैं ऊपर खड़ा था। तो इतनी देर को नीचे से आवाज़ आई, आर्मी आ गई, आर्मी आ गई। वो सारे दौड़ के वापस चले गए, मैं अकेला रह गया वहाँ पर। तो एक उस तरह से नीचे सीढ़ियाँ जाती थी। मैं फिर नीचे देखी, वो हिंदू फैमिली थी, वो ठीक, देवर इंटैक्ट। मैं जब नज़र लगाई नीचे तो उन्होंने मुझे कहा, सरदार जी आप कैसे बच गए? उन्हें छोड़ना ही नहीं था। खैर, तो फिर उन्होंने मेरे 2-3 दिन मुझे खाना खुना दिया। तो मैंने फिर इंटीमेशन अपने ऑफिस को भेजी। हमारा ऑफिस जो था उसमें गोडाउन थे बड़े, और एक ऑफिस था, उसमें रहने का इंतज़ाम था। मैं फिर 18 या 19 अगस्त को वहाँ चला गया। तो वहाँ से जाकर जब मैं एक रात वहाँ रहा, तो रात को मुझे बुलेट्स की आवाज़ आई, गोलियाँ चलने की। तो वहाँ एक मोहम्मडन भी रहता था, मेरी तरह ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, वो खेवड़ा का था। तो हम दोनों थे। तो जब आवाज़ आई तो उसने कहा भी आज कुछ ना कुछ हो जाना है या हो रहा है, क्योंकि गोडाउन के साथ ही एक सरदार जी रहते थे जो डीसी ऑफिस में स्टूडेंट थे। तो उन्होंने उस पर अटैक किया, मोहम्मडन्स ने उसको मार दिया। उसका एक भाई हमारे ही ऑफिस में इंस्पेक्टर था, उसको मारा। और इसकी बहन का कोई पता न लगा वो कहाँ गई। मदर को उसका नहीं पता, यही सुना था कि उस सरदार को मार दिया, उसके बाप को मार दिया, और उसकी जो हमारा एम्प्लॉई था उसकी बहन का कुछ पता नहीं। उन दिनों में अक्सर ही हम इंसिडेंट सुनते थे कि लड़कियां उठा के ले जाते हैं। तो मैं तो खैर 1 या 2 दिन मैं वहाँ रहा। मैं तो बड़ा घबरा गया भी अब कल को मुझ पर भी अटैक हो सकता है। तो मैंने फिर मतलब लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया कि मुझे यहाँ से निकालो। फिर उस वक्त ये था कि हर शहर में उन्होंने जो एक आबादी होती थी हिंदुओं की, तो उसको वो किला डिक्लेयर कर देते कि यहाँ सिर्फ हिंदू सारे इकट्ठे रहेंगे, सारे बाहर ले आकर। वो मुझे पुलिस आई और वो उस जगह ले गई। यहाँ और भी फैमिली बाहर से आई थी सारी। फिर हमने 5-7 दिन रहे, फिर कांटेक्ट किया अथॉरिटीज़ को। फिर हमें इंटीमेशन आई कि कल आर्मी आ रही है, बसें लेकर आ रहे हैं, जो जाना चाहते हैं वो अपने। मैं गुजरात था उस वक्त, फैमिली मेरी रावलपिंडी थी, पेरेंट्स सारे ब्रदर सब वहीं थे। तो फिर अगले दिन
वो फिर बसें आ गई। ये शायद 19 या 20 अगस्त की बात होगी शायद। फिर वहाँ से हम बसों में बैठ के, सामान तो हमारे पास था ही कुछ नहीं, जितनी फैमिली तो थी वो तकरीबन 5-10 बसें होंगी और साथ में आर्मी के थे। और उस वक्त कहते थे ये गोरखे हैं, गोरखा यूनिट है, उनके है यूनिट। उन्होंने फिर सुबह चले, शाम को 7-8 बजे खालसा कॉलेज अमृतसर ग्राउंड में उन्होंने कैंप बनाया हुआ था। जितने रिफ्यूजी, हमें कहते थे जितने रिफ्यूजी आएंगे यहाँ ठहरेंगे। तो हमें वाघा बॉर्डर से ये खालसा कॉलेज आ गए अमृतसर, वहाँ पर अब इन्होंने उतार दिया। हम वहाँ उतरे, टेंट लगे हुए थे, बेडिंग वगैरह थी, खाने पीने सब इंतज़ाम था। लेकिन उस वक्त ये कहते थे कि ये सब RSS ने इंतज़ाम किया है। कि शहर में जाते थे, खाना खुना लाते थे, कपड़े जो वो शहर से लाते थे करते थे। हमने RSS को लेके, RSS वॉलंटियर जो थे उन्होंने काम ये किया था अमृतसर में। तो मैं वहाँ पहुँच गया। एक बुक आती है दादाजी, हे राम है, आप पढ़ोगे उसके अंदर, तो उसके अंदर भी ये रेफरेंसेस बहुत जगह पे दिए हुए हैं कि जिस टाइम पे पार्टीशन चल रहा था तो कई जगह पे RSS के वर्कर्स ने ये सारी की सारी जो रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस थी उसमें काफ़ी लोगों की मदद की थी। बहुत हमने अमृतसर देखी है। यस, हमने अपनी आंखों से देखा। मैंने एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। जब पार्टीशन की बातें चल रही थी, जिस टाइम पे माउंटबेटन इंडिया में आया था, उस टाइम पे जो जिन्ना था वो बहुत ज़्यादा वोकल था कि हमें इंडिया से अपना पाकिस्तान जो है वो अलग करना है। तो जब आप वर्क कर रहे थे, कभी आपको ये दिमाग में ख्याल भी नहीं आया कि पार्टीशन एक हकीकत बन सकती है, अगर उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें भी आ रही है? आज के टाइम पे भी जब गवर्नमेंट कोई एक सरकारी डिसीजन लेती है तो 15 अगस्त से पहले जितने हमारे आए हैं ना, सबको यही था कि हम आगे वापस चले जाएंगे। किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि हम वापस नहीं जाएंगे। तो मेरे एल्डेस्ट ब्रदर थे, वो पहले आगे थे, और एक ब्रदर छोटा था, एक एल्डेस्ट ब्रदर, ये पहले मुजफ्फरनगर आ गए थे। तो उनका भी यही ख्याल था कि चलो वापस चले जाएंगे। ये पेरेंट्स तो बाद में आए ना। फिर मैंने मतलब जब वहाँ पहुँचा अमृतसर, फिर मैंने घर इंटीमेशन की। तब पोस्टल डिपार्टमेंट चल रहा था। उस वक्त चिट्ठियाँ पाकिस्तान से इधर आ जानी, इधर से उधर चली जानी। तो मेरी जो इंटीमेशन थी ना, इनको पता लगी थी, क्या नाम है, मेरे पेरेंट्स को। अदरवाइज़ उन्होंने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी कि वो बचा भी हो, क्योंकि शहर में बहुत सिखों को तो वो पहले मारते थे। को सिख सामने पता लग जाते थे। तो हिंदू सिखों का ज़्यादा टारगेट था उनका, सिखों का पहले था। तो हम वहाँ सुनते थे कि गांव में भी बड़े उन्होंने ऐसे ही करे, लूटे और मार दिए। फिर इधर हमने ये सोचा 47 ये सुना था कि गाड़ियाँ इधर की उधर जाती हैं तो काट रहे हैं। और एक आध गाड़ी सुनी थी भाई, इन्होंने भी काटी थी यार, 2 गाड़ियाँ उन्होंने काटी थी, लूटा था। पता नहीं कितने आदमी मरे कि नहीं मरे। तो मैं जब पहुँच गया खालसा कॉलेज अमृतसर, मैं 3 दिन रहा, 2-3 दिन। तो मैंने फिर किसी वहाँ जो काम कुम कर रहे उनसे पूछा। मैंने कहा मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, तो मैं पाकिस्तान से आया हूँ। तो कहता जी एक मिनी सेक्रेटेरिएट इन्होंने खालसा कॉलेज में बना दिया था, बस जितने उधर से आएंगे एम्प्लॉइज़ उनको एडजस्ट करने के लिए वो मिनी सेक्रेटेरिएट बना दिया था। तो कहते अब यहाँ कॉन्टैक्ट करना। मैं फिर कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि मैंने ऑप्शन दी हुई थी। वो ऑप्शन लाहौर हेडक्वार्टर गई थी हमारे, जहाँ सेक्रेटेरिएट था। उन्होंने फर्दर फिर भेजी थी कि ये एम्प्लॉई हैं जिन्होंने इंडिया ऑप्ट किया और ये आ सकते हैं। तो फिर मेरा उन्होंने डिपार्टमेंट पूछा, फिर वो लिस्ट निकाली, तो लकीली मेरा नाम उसमें आ गया कि ये गुजरात से सिलसिला डिपार्टमेंट काम करता है, तो इसने ऑप्ट इंडिया किया हुआ। तो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर इमीडिएट उन्होंने दे दिया लुधियाने के लिए, सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट लुधियाना। फिर मैं लुधियाना आ गया, सितंबर में मैं लुधियाना आ गया। फिर अक्टूबर में बाद में मेरी फैमिली ने मुझे ज्वाइन किया। ये जो सारा पार्टीशन का एक डिसीजन था, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था। यस। आज के टाइम पे भी जब कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेना होता है किसी गवर्नमेंट ने या कोई भी इलेक्टेड लीडर्स ने, तो उसके पीछे
एक बहुत बड़ी मास मूवमेंट होती है कि लोग कुछ एजिटेट करते हैं, शोर मचाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट, फिर पॉलिटिशियंस उस चीज़ के ऊपर एक्ट करते हैं। बट उस केस में जो 45 से लेके 47 के बीच में जो भी नेगोशिएशन चल रही थी, उसके अंदर ना तो लोगों को कुछ पता था और ना किसी का कोई फीडबैक था, जस्ट उन्होंने अपने आप डिसाइड कर लिया कि पार्टीशन इज गोइंग टू पब्लिक को कुछ नहीं पता था, ये सब ये हाईएस्ट लेवल पर जो था पॉलिटिशियन ही डिसाइड कर रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया तो जिसका हमें सफ़र करना पड़ा। हमारी इतनी प्रॉपर्टी थी रावलपिंडी में, वी लॉस्ट एवरीथिंग। हमारे रिलेटिव जो थी सब इधर उधर हो गए, कोई कहीं चला गया, कहीं चला गया, तो अपने सके इधर उधर हो गए। हम अगर इसकी आज़ादी की अगर मतलब आप कीमत कहना चाहते तो हम लोगों ने पे की है। हमने इतना सब कुछ छोड़ दिया। हमारे मतलब सदियों से रह रहे थे तो कुछ भी दोबारा फिर हम जा ही नहीं सके बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स भी आगे ताला वगैरह लगा कर आ गए इधर, बस कुछ नहीं बचा। फिर इधर आके फिर उस वक्त गवर्नमेंट ने कुछ स्कीमें चलाई जिससे रिहेबिलिटेट हम लोग हो सकें, कि उन्होंने फिर कोई अखबारों में ये निकालते रहे भी आप जो उधर से आए हैं, पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाई, वो रिफ्यूजी सर्टिफिकेट उसको कहते थे, वो मेरे पास कार्ड भी पड़ा हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा जिनकी प्रॉपर्टीज थी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई क्लेम्स ऑफिसर बना दिए, जो मोस्ट प्रॉबेबली उधर से आए हुए थे, कोई मतलब ऑफिसर जो रिटायर थे, कोई जुडिशरी से रिटायर था, कोई कहीं से उनको ऑफिसर बना दिए। भाई ये लोग आप लोगों के एफिडेविट बेसिस पर क्लेम्स वगैरह आपके जो प्रॉपर्टी उधर रह गई है, इन ड्यू ऑफ दैट यू विल बी कॉम्पनसेटेड, तो फिर आप इनको अप्रोच करो। फिर हमने इनको अप्रोच किया, मेरे पिताजी भी उसको ही वॉज अलाइव। फिर हमने फिर क्लेम सबमिट किए जो कि अबाउट 67% एक्सेप्ट हुए, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी वहाँ 2 मकान थे, 10 प्लाट थे, तो बड़ी पीसफुल लाइफ थी, बिल्कुल कोई डर ही नहीं था। ये समझो मई जून जुलाई तक तो बिल्कुल कोई डर नहीं था, 47 तक कि कुछ होगा ऐसे। लेकिन अगस्त के बाद तो बिल्कुल ही वो लॉस्ट हो, जब इधर आ गए फिर दोबारा जा ही नहीं सके हम। आपकी मैरिज होगी हुई थी तब की? नो, मेरी मैरिज तो बहुत बाद हुआ है। आई वॉज ओनली 18 एट दैट टाइम, 29 बर्थ है, तो उस वक्त मेरी 18 साल। मैंने तो सोचा, मैंने कहा उस टाइम पे अर्ली एज में। ना ओके, हमारे अर्ली एज शादी नहीं होती थी। एक बात निकल के आती है उसके अंदर, जो सुनने में आता है कि जो रिफ्यूजी कैंप में भी जो लोग आए थे, हाँ, उनके साथ भी बड़ा इल ट्रीटमेंट होता था इंडिया वाली साइड पे। ऑल्दो देयर वर अरेंजमेंट बाय द गवर्नमेंट, बट स्टिल प्रॉब्लम्स बहुत आती थी उस टाइम पे। कुछ केसेस तो ऐसे भी सुनने में आते हैं जहाँ पे दिल्ली के केसेस सुनने में आते हैं जहाँ पे जो हिंदू रिफ्यूजीज थे जो पाकिस्तान से डिस्प्लेस होके आए थे, उनको पॉलिटिशियंस के द्वारा भला बुरा भी कहा गया था। मैं हे राम की बुक के पहले भी मेंशन कर रहा था, उसके अंदर उन्होंने और भी मेंशन किया हुआ किस तरीके से हिंदुओं को चोर कहा जा रहा था। वो लोग कह रहे थे कि हमारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे छूट गई हुई हैं, तो जो दिल्ली से जो मुस्लिम यहाँ से छोड़ के गए हुए हैं पाकिस्तान में, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमें दे दी जाए, पर उसको भी कुछ नहीं दिया गया। तो क्या वो सच में ऐसा था उस टाइम पे? ना, ओके, कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई मेल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ठीक ट्रीटमेंट था। क्योंकि हम जब आए तो मोमेंटम्स की प्रॉपर्टी लुधियाना में एक चौड़ा बाज़ार है मशहूर, एक साइड में हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी, एक साइड में मोमेंटम्स प्रॉपर्टी थी ज़्यादा। जो हमारा एरिया था वो मोमेंटम्स का था, और ये मोमेंटन अबाउट 70-80% थे उसमें। मकान छोड़ के सारे मकान बंद थे। तो फिर जब मैंने लुधियाना ज्वाइन किया, जब मुझे वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर मिले, मैंने लुधियाना ज्वाइन किया, तो आके मैंने अलॉटमेंट कराई, मुझे फटाफट अलॉटमेंट मिल गई। मिली आपको अलॉटमेंट? हाँ, मिल गई अलॉटमेंट, लुधियाना मकान में मिल गया। हमें कोई ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक मदद की है, ऐसी बात नहीं, तो क्लेम्स वगैरह का भी काफ़ी मदद की उन्होंने। सिर्फ ये है रिफ्यूजी लफ्ज़ कहते थे, उसका हमें क्या फ़र्क था। ये है कि आस्ता आस्ता हम, क्योंकि सर्विस होगी मेरी, मकान मिल गया, पेरेंट्स आ गए, तो आस्ता आस्ता हम सेटल होते गए। और फर्दर फिर ज़िंदगी में और तो कई उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन ये मतलब 47 से लेकर ये समझो 2-3 साल परेशानी रही, लेकिन आफ्टर दैट बाय गॉड्स ग्रेस
हम सेट हो गए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इधर आके हमें कोऑपरेशन पूरी मिली है। उस वक्त शायद मेयर चांद कौन था, पेशावर का था मिनिस्टर, उसने बड़ी मदद की है रिफ्यूजीज़ की, क्लेमों के बारे बहुत मदद की है उन्होंने। जो पार्टीशन का पीरियड था उसके अंदर जो ये दंगे वगैरह हुए थे वो कहीं ना कहीं पे सांप्रदायिक दंगे थे। हाँ ठीक है। अब सांप्रदायिक दंगे भी जब होते हैं तो उसके अंदर कोई दंगे करने वाला बंदा बाहर का नहीं होता, वो सेम ही एरिया के कम्युनिटी अपने जानने वाले होते हैं उस टाइम पे। ये इधर हमने ज़्यादा इधर सुना था, लैलपुर, शेखुपुरा इधर जो थे ना, इधर ज़्यादा हुए थे गांव में, क्योंकि उस लोगों ने ऐसे था, गांव वाले फिर ये गड्ढों पर बैठ के फिर ये काफ़िले चलते थे, यहाँ निकलते थे, काफ़िले चले 10, 15, 20 गड्ढे जो हैं उनमें बैठ कर निकलते थे घर से, क्योंकि टेरर फैल गया था कि ये मुसलमान मार देंगे, और रास्ते में फिर उनको लूट लेते थे। ऐसे कई उन्होंने काफ़िले लूटे हैं मोहम्मद ने, हिंदू सिखों के इस साइड में ज़्यादा हुआ है। तो उस टाइम पे हिंदू और सिखों को एक ही माना जाता था। हाँ, हिंदू सिखों को, लेकिन सिख ज़्यादा टारगेट थे सिखों के थे, क्योंकि सिख तो पता लग जाता है, हिंदू को पता नहीं लगता ये हिंदू है ये मुसलमान है। वैसे ज़्यादा इधर जो थे ना ये फार्मर वगैरह, ये सरगोदा वगैरह, ये सारा इलाका ज़मीन वाले जब जो इधर सेटल हो गए हैं हरियाणा में और पंजाब में सेटल हुए ज़मीन वाले, ये सारे सरदार थे मोस्टली। तो ये सरदारों को बहुत मारते थे, वो काफ़ी मारे, लेकिन मेरे सामने कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, अखबारों में पढ़ते थे। लेकिन 47 के बाद इधर आके हम अपने आप को काफ़ी सिक्योर फील करते रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हमें ख़ास नहीं आई है, गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक मदद की है। जब आप आके यहाँ पे लुधियाना में फिर यहाँ पे बसे तो उस टाइम पे तो सारा पंजाबी होता था एक तरीके से, सारा पंजाब होता था। तो फिर उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होती थी सारी चीज़ की? एडमिनिस्ट्रेशन कांग्रेस के हाथ थी, तो कांग्रेस की मिनिस्ट्री वगैरह कांग्रेस की थी, लेकिन नॉर्मली चल रही थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। लेकिन ये थी कि एक पार्टी कांग्रेस थी और दूसरी अकाली थी, उस वक्त 2 पार्टियां ज़्यादा थी, ये बीजेपी वगैरह ये नहीं थे, तो आरएसएस के ही थे। तो वैसे अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टी ये 2 आपस में लड़ती थी, इनका झगड़ा होता था। तो फिर जब आप एक बारी आके यहाँ पे सेटल हो गए, आपने अपना जॉब वगैरह दोबारा से सारा ज्वाइन कर दिया, फिर उसके बाद जो आने वाला टाइम था, हाँ जी, वो फिर किस तरीके से गया उसके अंदर आपका? आने वाला टाइम देखो जी, मैं जिस डिपार्टमेंट में था तो ये एक 2-2 साल के लिए एम्प्लॉय करते थे, उसके बाद रिट्रेंच कर देते थे स्टाफ को। उस वक्त ये महकमा रेगुलर नहीं था सिविल सप्लाई का, तो मुझे भी इन्होंने 51 में मुझे भी रिट्रेंच कर दिया। मैं फिर मेरी लुधियाना पोस्टिंग होगी, आई वॉज मतलब फूड एंड सुपरवाइज़र या इंस्पेक्टर। तो मेरी ड्यूटी थी मंडियों में जाकर गंदा परचेज़ करनी, मोनोपोली थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ही परचेज़ कर सकती थी और दूसरी एजेंसी नहीं कर सकती थी, तो मेरी ये ड्यूटी थी। फिर कोई ऐसा टाइम आया बंदे उन्होंने रिट्रेंच किए, मुझे भी रिट्रेंच कर दिया। फिर 1 साल में वेट की, फिर 53 में मेरे बड़े भाई थे सेंटर एक्साइज में, ही वॉज पोस्टेड एट सांबर लेक जयपुर के साथ, जहाँ पर साल्ट बनता है, साल्ट मैन्युफैक्चर होता है, तो वहाँ पर मेरी एम्प्लॉयमेंट होगी क्लरिकली। तो मुझे प्रीवियस सर्विस का बेनिफिट मिल गया, दैट वाज गवर्नमेंट सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस। ये पंजाब की सर्विस थी यहाँ लुधियाना में, तो फिर मैं वहाँ चला गया 53 में, तो 1-1.5 साल रहा वहाँ। तो फिर ये एजी ऑफिस में मैं यहाँ आ गया 55 में, तो 55 से हम फिर शिमला में यहाँ सेटल्ड हैं, हैप्पीली सेटल्ड। पर दादाजी एक बात बताओ, 47 से पहले लाइफ कुछ और थी? बिल्कुल। 47 के बाद एकदम से वो एक कहते हैं ना कि 180 डिग्री का हाँ शिफ्ट हो गया उसके ऊपर। और 47 से पहले मोहम्मदन के साथ हमारे रिलेशन बड़े ठीक थे,
बल्कि हमारा खालसा स्कूल था जिसमें पढ़ता था, तो हमारे मोमेडन लड़के भी पढ़ते थे खालसा स्कूल में। हालांकि वहाँ पर ये था, हिंदू जो स्टूडेंट होते थे वो हिंदू स्कूल में जाते थे, एफजी स्कूल में। सिख जो थे खालसा स्कूल में पढ़ते थे, मोमेडन इस्लामिया स्कूल में पढ़ते थे। ये उस वक्त था वितकरा। लेकिन हमारे खालसा स्कूल में स्पेशली मोमेडन के लड़के भी पढ़ते थे कि उनको हमारे स्कूल में विश्वास था और हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे मुसलमानों के। हमारे पिताजी के भी, वो रिटायर्ड थे, इसमें जुडिशल कोर्ट से रिटायर हुए थे, और उनके फ्रेंड भी थे मोमेडन्स, जिनका मतलब अपना था सोशल। हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे उस वक्त। लेकिन 47 के 2-3 दिन पहले से हालात जब ख़राब होने शुरू हुए, फिर कोई रिलेशन हो गए होंगे। तो पहले बिल्कुल रिलेशन नॉर्मल थे और कोई किसी किस्म का डर नहीं, को कुछ नहीं। तो ये जो रिलेशंस ठीक थे उस टाइम पे, वो सिख और मुसलमान के ठीक थे कि हिंदू मुसलमान सिख तीनों तबकों के आपस में ठीक होते थे? तीनों के ठीक थे, क्योंकि देखो ना, गांव में तो मोस्टली सिख और हिंदू थे, बिल्कुल थोड़े से ज़्यादा मोमेडन ही होते थे। रिलेशन उनके ठीक थे, इसीलिए वे चल रहे थे। लेकिन 47 मार्च के बाद रिलेशन स्टैंड होने शुरू हो गए। पहले बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई बिल्कुल डर नहीं था। जितनी इवन लेडीज़ जो ट्रैवल करती थी, किसी लेडीज़ को भी डर नहीं था। कहते थे ना, अगर पिशोर तक भी लेडी अकेली चली जाए उसे कोई डर नहीं होता था। इतना मतलब सेफ्टी उस वक्त होती थी। तो मोमेडन तो कहते सवाल ही नहीं है, वैसे भी कुछ नहीं होता था। तो रिलेशन बहुत अच्छे थे हमारे 47 से पहले के। ये उसके बाद ही बस ये सारे माइंड चेंज हो गए। फिर जब 47 बन गया, उसके बाद तो फिर तो इधर के भी रिलेशन ख़राब हो गए। पर दादाजी, इसके अंदर एक बात नहीं समझ में आती। उस टाइम पे अगर रिलेशंस इतने अच्छे थे, मार्च 1947 में वो ऐसे बिगड़े, ठीक है। अगर हम लोग गुजरात की भी हिस्ट्री देखें, मैं अभी इसको पाकिस्तान, इंडिया सारा छोड़ के मैं जस्ट एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। गुजरात के अंदर भी 2002 तक कहते हैं, जो हम लोग सुनते ही हैं, कि 2002 के जो राइट्स हुए थे वो बड़ी बाद में हुआ। उससे पहले भी छोटे मोटे राइट्स होते रहते थे वहाँ पे, गुजरात इधर हमारा गुजरात के अंदर, ठीक है। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि फिर ये एकदम से ऐसा माहौल कैसे आ गया कि एकदम से आप कह रहे थे ना कि इन्होंने सिखों को जानबूझ के इन्होंने ज़्यादा टारगेट किया, क्योंकि सिखों को पहचानना इजी होता था कंपेयर टू हिंदू, और प्रॉपर्टी सिखों की ज़्यादा थी। और अब तो पिछले 50-60 सालों के अंदर एक हिंदुओं के लिए एक नफरत तो अलग से बनी गई हुई है। तो ये एकदम से क्या शिफ्ट आया? क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिकल माहौल देखोगे तो पंजाब के अंदर एक तबका ऐसा भी है सरदारों का जो कहता है कि हम लोग तो हिंदू है ही नहीं, हम तो हिंदुओं से अलग हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम लोग अपने गुरुओं की बात करें तो हमारे साहबजादे थे जिन्होंने कन्वर्ट ना होने के लिए अपनी शहीदी दी थी, उनको दीवार में चिनवा दिया गया था। उसी जगह पे SGPC वाले कहते हैं कि हम तो मुसलमानों को आज अपने वहाँ पे नमाज भी ऑफर करने देंगे, और एकदम से हिंदू बीच में से दुश्मन निकल के आ गया हुआ है। ये शिफ्ट कैसे आ गया एकदम से? ये बस 47 मतलब 47 के शुरू से हो गया, क्योंकि पहले तो ये आसा सा चलता रहा ना, जब से जिन्ना ने मतलब अपनी डिमांड रखी, लेकिन उस तरफ हमें इस चीज़ का ध्यान ही नहीं था बिल्कुल। तो जब ये 47 में इंडिपेंडेंस जब हो गई, तो ये फिर मुसलमानों के दिमाग में आ गया कि बस हम बिल्कुल इनसे बिल्कुल सेपरेट हैं, इनका कोई तल्लुक़ नहीं है। हालांकि हमारे गुरुओं के वक़्त मोहम्मदन कईयों ने मतलब कुर्बानियाँ दी, बच्चे को कुर्बानी दी, अपनी कुर्बानी भी दी। हम देखो, जिस जहाँ तक मेरा पर्सनल ख्याल है कि मैं तो आई डोंट बिलीव इन कि मुसलमान लहदा हैं, ये लहदा हैं, लेकिन वो लहदा पॉलिटिकली हो लहदा हो गए, अदरवाइज़ तो कोई ऐसी बात नहीं। हमारे गुरु ने भी कोई ऐसी नहीं कहा। अब देखो, गुरु नानक देव जी गए तो उनके साथ बाला मर्दाना 2 थे, एक हिंदू था और एक मोहम्मदन था, कोई वितकरा नहीं था। गुरु अर्जन देव के वक़्त उन्होंने दरबार साहब की नींव जो है एक मोहम्मदन से रखवाई। तो जब मतलब
उनको मतलब गुरु अर्जन देव को लाहौर में पकड़ा और बैठाए, तो वहाँ पर साईं मियाँ मीर जो थे उन्हीं से रखवाई थी ये नहीं दरबार साहब की। उनको कहा था आप पहले ईंट लगाओ, मोमेंट से रखवाई थी। तो वो जब उनको मतलब तसीहे देने लगे वहाँ पर लाहौर में, तो वो आया इनके पास मियाँ मीर, क्योंकि उसकी बहुत पहुँच थी ऊपर तक। उसने गुरु जी को कहा कि अगर कहो तो मैं दिल्ली और यहाँ की ईंट से ईंट बजवा दूँ, आप इतने दुख जो देख रहे हैं। गुरु जी ने कहा नहीं, जो परमात्मा करेगा वही होगा। तो मतलब मोमेंटन ठीक रहे हैं। इनके फ्रेंड थे गुरु अर्जन देव के मियाँ मीर। तो ये तो मतलब बाद में इन पॉलिटिशियन सारे बना दिया। अब हमारे पंजाब में जाओ, पंजाब में तो मतलब कास्टिज़म इतनी हो गई, अब जाट दूसरों को देख के राज़ी नहीं है, वो समझते हम ही असली सिख है। पंजाब में तो ये हाल है। ये तो गलत बात है ना। हम कहते हैं सारे बराबर हैं, कोई किसी, लेकिन अब जहाँ तक मोमेंटन से तो लगा, क्योंकि उनकी हमारी और रोटी और बोटी ये साझी नहीं हो सकती। बाकी आपस में प्यार मोहब्बत हो सकता है, रिश्तेदारी नहीं हो सकती, ना ही खाना उनका हमारा, बस ये चीज़ें हैं। बाकी गुरु महाराज के वक्त तो कोई ऐसे वितकरा था ही नहीं। उन्होंने तो प्रचार ही ऐसा किया कि हम सब एक हैं। और हमारी गुरु ग्रंथ साहब में देखो बाणी बाबा फरीद की बाणी है, भगत कबीर की जो सबसे बड़ा फ़कीर मान जाते हैं, कबीर की बाणी है। और कई ऐसी बाणियाँ हैं, सबको हम मत्था टेकते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब पॉलिटिशियन ने बस कह दिया, मुसलमान तो लहदा आपस में, हिंदू सिखों में भी। अब देखो कई जगह पंजाब में क्या हो रहा है, यही है ना कि वो सिख जो वो मतलब कुछ जो बड़े हार्ड कोर हैं वो अपने आप समझते हैं पता है हम ही सब कुछ हैं, तो दूसरी पार्टी को समझते कुछ नहीं। ये पॉलिटिशियन का है। मैं तो जानता है, मेरा पर्सनल तल्लक है कि कोई इसमें वितकरे वाली कोई बात नहीं है। और जो मैं यहाँ आकर, हमें तो ख़ास कर शिमला में तो हमें बहुत पीस मिला है, पीसफुल लाइफ है यहाँ पर, बहुत अच्छी स्टेट है और बड़ा अच्छा हमने टाइम कटा है इसमें। हमें कोई, क्योंकि यहाँ तो मोमेंटन है, ठीक हो, अब मोमेंटन हमारे घर में काम करते रहे, ठीक है, अपना उनका प्रोफेशन है, लेकिन हम नफ़रत नहीं करते। मोमेंटन आते हैं हमारे घरों में, खाना खुना खाएं, जो मर्जी करें। कई तो नफ़रत करते, हम नहीं नफ़रत करते, हम तो कहते हैं ठीक है। लेकिन ये रोटी और बोटी की सांझ जो है ना, ये क्योंकि उनका खाना थोड़ा डिफरेंट है, शादियाँ शुदियाँ हम नहीं मतलब इन लोगों में कर सकते, हमारे शिव। बाकी हिंदू सिखों में मिक्स है। अब मेरे वही ऐसा भी कहते हैं कि पहले हिंदू फैमिलीज जो होती थी वो अपने घर के जो बड़े बच्चे होते थे, जो बड़ा लड़का उसको एक को सिख बनाते होते थे। वो अच्छा बात, वो 4 ब्रदर्स, 2 सरदार हैं जी, 2 मोने। My eldest brother was clean shaven, second was clean shaven, third Sikh, fourth Sikh। हमारी सिस्टर एक हिंदुओं के घर, एक सिखों के घर। तो हमारे में तो कोई वितकरा नहीं था। हमारे पिताजी के दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हमारे तो मिक्स था, हम तो एक ही परिवार समझते हैं। ये जो पॉलिटिशियन जो मर्जी कहे, कट्टरपना जो है ना, ये आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। तो आपको इस चीज़ का फिर फ्यूचर क्या लगता है? जिस तरीके से इस टाइम पे पॉलिटिकल, आपने 1947 से लेके 2024 तक आपने एक 74 साल भी क्यों मैं बोल रहा हूँ, 78 ईयर्स की आपने एक पॉलिटिक्स देखी हुई है। और आप तो आज भी सुबह बैठते हो, सारी पढ़ते हो। डिटेरेशन समझिए, वे दिन ब दिन ये बिगड़ ही रहा है हालात। ये हालात जल्दी ठीक होने वाले नहीं हैं जैसे अब हालात हैं। क्योंकि ये जो मतलब है, वो कहता मैं बड़ा हूँ, वो कहता मैं बड़ा हूँ, तो उससे नहीं होगा कुछ। ये हालात दिन ब दिन ख़राब ही होंगे। पंजाब की पोजीशन जो हम अखबार में पढ़ते हैं, हम तो जाते नहीं इतने, हालात ठीक नहीं है वैसे। ऐसे दिन ब दिन ये दिन हालात ख़राब ही होते जा रहे हैं। हमने सिर्फ 3 जगह पे बात की अभी तक, क्योंकि जिस टाइम पे पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान थे। मुसलमान तो चले गए ना, अभी पाकिस्तान में अभी भी हैं।
पंजाब में तो अभी भी है, मलेरकोटला में दोबारा आने शुरू है। मलेरकोटला में हुए हैं, ठीक है। ओनली मलेरकोटला, हाँ ओनली मलेरकोटला, क्योंकि वो गुरुओं के साथ थे। गुरुओं को आशीर्वाद था, जिस वजह से सिर्फ मलेरकोटला बचा है, बाकी डिस्ट्रिक्ट नहीं बचे पंजाब के। तो अब मतलब बिल्कुल लुधियाना में एक मोमेंट नहीं था। शिमला में जब आए तो हमने बहुत कम देखे हैं। अब दोबारा फिर मतलब जो शुरू हो गया है। पर अभी एक चौथा एलिमेंट और जुड़ गया हुआ है ना इसके बीच में। कौन सा? आपने देखा अभी जलंधर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी चर्च बन रही है अब वहाँ पे। एशिया की सबसे बड़ी चर्च बन रही है वहाँ पे। यस हमने पढ़ा है। नाउ देयर इज अ बिल्कुल सबसे बड़ी चर्च। यस, वो भी एक फैक्टर है पंजाब में, क्योंकि सिखिज़्म की जाने के बजाय वो क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एलोरमेंट ज़्यादा है उनके पास। एलोरमेंट किस चीज़ का? पैसा फुजल देते हैं या कोई और एम्प्लॉयमेंट का कोई दे देते हैं, एलोरमेंट या पैसा दे देते हैं। लड़कियाँ कहते नहीं, हमें पता, पहले के सुना था लड़के भेज देते थे, पर उसका नहीं पता। लेकिन अब मतलब ज़्यादा पैसे का है उनको या नौकरी का है, यही है। तो पंजाब में तो ये भी फैक्टर है मेन। सबसे बड़ा चर्च हमने सुना है बहुत बढ़ रहा है। तो इस तरह ध्यान ही कोई नहीं। सिखिज़्म में इस वक्त कोई हम देख रहा कोई इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं रही, कि हमारे बच्चे फ्रैंकली स्पीकिंग अब एल्डरली जो हैं मोस्टली बिलीव करते हैं गुरुद्वारे में जाना सिखों का। हिंदुओं में भी ऐसे सेम बात है। अब यंग एलिमेंट तो इस तरफ रिलीजन की तरफ है ही नहीं हमारा, लेकिन मोमेडन का है। फ्राइडे आएगा, हर बच्चा जाएगा नमाज़ पढ़ने। हमारे बच्चे कितने जाएंगे जी मंदिरों में, गुरुद्वारों में कितने जाते हैं? हमारे गुरुद्वारे जाते हैं, फॉर्मेलिटी तौर पर जाते हैं, बहुत थोड़े बच्चे जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम भी कहीं होंगी, एजुकेशन की प्रॉब्लम होगी, स्कूलों में जाना है वो भी प्रॉब्लम है, तो उनके पास है टाइम भी नहीं है। और वैसे भी, और ख़ास कर अदर दैन पंजाब, तो पंजाबी किसी के पास है ही नहीं। गुरबानी कहाँ से पढ़ेंगे वो? प्रोपेगेंडा तो हम बहुत करते हैं, लेकिन गुरबानी को पढ़ता ही नहीं, किसी को बच्चे को पता ही नहीं। अब जो हमने देखा है आले दुआले जितने हैं। आपको ये भी लगता है कि गुरबानी की जो टीचिंग्स है उनको डिस्टॉर्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, उसको ये पॉलिटिशियन डिस्टॉर्ट करते हैं ना। वो ये शो करते हैं कि हमारे ही रिलीजन सबसे बड़ा है। हर कोई कहता हमारा रिलीजन बड़ा है, पर हमारे कम से कम सिक्खी में तो ऐसा कोई नहीं है। हम तो कहते हैं सब बराबर है, सब रिलीजन बराबर है। लेकिन अब हमारे सिखिज़्म में तो बच्चों का, मुझे तो वॉइस नहीं अच्छा नज़र आ रहा। बाहर जाकर जो मर्जी, अब फॉरेन कंट्री में जो मर्जी करें, लेकिन वो फैनेटिज्म है। असली रिलीजन को कोई जानता ही नहीं। हर कोई कहता है मेरा रिलीजन बड़ा है। तो इसी वजह से ये झगड़े पड़े हुए हैं। दादाजी, जो आपका जो करियर था, आप रिटायर हुए 1987 के अंदर। इस पूरी ड्यूरेशन के अंदर कई इवेंट्स आके चले गए। एक तो खालिस्तान की डिमांड पंजाब की तरफ से चल पड़ी, दूसरी तरफ हिमाचल जो था वो भी एक पंजाब में से अलग होके एक सेपरेट स्टेट बन गया। ये तो 66 में हो गया ना। ये 66 में हो गया। पर ये जो खालिस्तान की डिमांड है, ये एकदम से कहाँ से आनी शुरू हो गई आज के टाइम पे जो हम लोग इतना देखते हैं? इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो कहाँ से आई है। हम तो जो पेपर ही पढ़ते हैं, हमें तो इसका ज़्यादा पता है ना ही हम इंटरेस्ट लेते हैं इसको। अब कई खबरें आती ही हैं तो हम तो इसको मतलब ठीक है पढ़ते हैं, टीवी सब देखते हैं, लेकिन हमारी कंट्रीब्यूशन मतलब है कुछ इसके बारे ये प्लस और माइनस हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, एक बात यहाँ से और मेरे को पूछनी है, और हमें अभी तक नहीं पता भी खालिस्तान में क्या है, क्या होना है। चलो उस चीज़ के बारे में करिए। मेरे को एक बात और बताओ, 1952 से लेके जो 1966 तक का जो एक स्टेटहुड का जो एक मूवमेंट चली थी, कि हिमाचल के लिए बार बार लॉबिंग हो रही थी यशवंत सिंह परमार जी की तरफ से कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। नहीं, ज़्यादा जो हुआ था ये पंजाब से हुई थी ट्राइफर्केशन। ओके, तो उस पंजाबी सूबा जब बांगा था, तब 1966 में इनको भी फ़ायदा हो गया, हरियाणा को भी फ़ायदा हो गया। हरियाणा अलहदा कर दिया, हिमाचल अलहदा कर दिया। हिमाचल ने इतना अच्छा एरिया, ये कांगड़ा वगैरह वाला सारा जो था वो पंजाब ने मतलब
मतलब आप ये इधर आ गया। मतलब आप कह रहे कि कि इसमें गेनर आप जो कह रहे हैं कि गेनर ये था लोग वो हिमाचल रहा है गेनर। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि ये लोग मांग रहे थे उस टाइम पे कि हमें पंजाबी सूबा चाहिए, पंजाबी सूबे के नाम पे इनको प्रॉपर पंजाबी सूबा जो इंडिया के अंदर था वो पंजाब के नाम पे दे दिया, बट देन बिकॉज इनके हाथ से हरियाणा निकल गया और हिमाचल निकल गया, नाउ दे आर क्राइंग ओवर इट एक तरीके फिर से। उन्होंने एग्री किया। दादाजी फिर जब आपको लैंड वगैरह यहाँ पे मकान वगैरह एलोकेट हुआ है बीइंग अ रिफ्यूजी, आपकी 57 में हाँ आपकी जो जॉब वगैरह भी आपकी ठीक चल रही थी यहाँ पे, उसके बाद एक नई मूवमेंट हिमाचल में स्टार्ट हो गई थी, वो थी हिमाचल का एक सेपरेट स्टेट बनना जो 1952 से लेके 1966 तक एक चलती रही। वो दौर कैसा था? नॉर्मल ही था, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो हम भी यहाँ रह रहे थे, हम कंफर्टेबल थे। तो हमें जब 66 में जब ये मतलब ये ट्राइफर्केशन हुई, हम उस वक्त तक पंजाब एजी पंजाब ही था, जहाँ एक पंजाब का ऑफिस था, तीनों इसको एजी पंजाब जिसके अंडर हिमाचल हरियाणा ये आ जाते थे। तो 66 में ऑप्शन हमें पूछी, हम वॉलंटियर हमने हिमाचल के लिए वॉलंटियर किया, हमें अच्छा लगा जहाँ पर, क्योंकि हम सेटल यहीं थे। लेकिन हमारे यहाँ कई टेनेंट थे, उन्होंने पंजाब ऑफिस पंजाब चले गए। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई मतलब ज़रूरी है हमने पंजाब में जाना है या हरियाणा में जाना है। आई थिंक वो तो इंटरनल ट्राइफर्केशन थी, तो वो तो फिर पीसफुली हो गई। हाँ, लाइफ में कोई इतना चेंजेस नहीं आया उसकी वजह से? ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये पंजाब के फिर आस्ता आस्ता चले गए चंडीगढ़, और हरियाणा भी चंडीगढ़ ही चला गया, तो कैपिटल एक ही था दोनों का। वहाँ पर ही अपने ऑफिस थे, सेक्रेटरी थे, और हिमाचल एजी ऑफिस का भी वहीं था। तो उसमें तो कोई नॉर्मल थी। हम जब से यहाँ रहे हैं, यहाँ बिल्कुल हम पीसफुली फील कर रहे हैं, हमने कोई नहीं किया एक्सेप्ट 84 में कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल जो थोड़े बहुत मतलब गुंडाइज़म टाइप था, जब जो 84 में ही हुआ है ना, हाँ, उस वक्त इन्होंने, उस वक्त मैं टूर पर था बैजनाथ ट्रांसपोर्ट में, तो उसका ऑडिट कर रहा था। तो वहाँ पर मुझे खबर मिली, फिर मुझे 3-4 दिन रुकना पड़ा, क्योंकि यहाँ आना जाना मतलब सिखों का मुश्किल हो गया था बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी असैसिनेशन। तो उसके बाद हालात ठीक हो गया आस्ता आस्ता। 84 में कुछ इफ़ेक्ट हुआ है थोड़ा शिमला में, स्टे इंसिडेंट्स वगैरह हुए हैं, इनके साथ भी हुए हैं। सिखों की पगड़ियाँ पर उछाल दी, या यहाँ भी सिखों के लिए यहाँ से गुरुद्वारे से निकलना ही मुश्किल हो गया था उस वक्त हालात की शराबी। लेकिन अदरवाइज अब तो नॉर्मल है सब कुछ, अब बिल्कुल नॉर्मल है, हर तरह से नॉर्मल है, कोई ऐसी नहीं है एक्सेप्ट जो आपका 118 है ना, वो जो है जिसमें प्रॉपर्टी वगैरह नहीं परचेज, वो है थोड़ा सा हमको मतलब इफ़ेक्ट है उसका, क्योंकि हम तो वो गाँव में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। लेकिन उससे पहले जिन्होंने प्रॉपर्टियाँ ली हैं, बगीचे हैं, सब के, उनको कोई फ़र्क नहीं। लेकिन ये है अदरवाइज़ हमें कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ बिल्कुल ठीक कार्डिया एटमॉस्फेयर है, हर तरह से हम मतलब लाइफ डील कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जी जहाँ तक खालिस्तान के, हमने कभी इसमें ध्यान ही नहीं दिया। पॉलिटिक्स है ठीक है, डिस्कस कर लो, ना हमने जाना है और ना ही हमने रहना, यहाँ हमने वहाँ कर क्या कंट्रोवर्सी में कर रहे हैं। ये पॉलिटिशियन का है जो इस वक्त भी चल रहा है पंजाब में। पॉलिटिक्स की वजह से हालात आपको पता ही है जो हालात है, कोई सिक्योर अपने आप को फील नहीं करता पंजाब में। बस इंडिविजुअलिज्म है, बस हम ही बस बड़े, हर पार्टी कहती है हम बड़े, तो लड़ते रहो, हमने क्या लेना देना। हम तो यहाँ ठीक बिल्कुल पीसफुली हैं और कोई हमें कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हिमाचल में तो नहीं है। बाकी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ठीक है, करते रहे पॉलिटिशियंस। दादाजी थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया। ये एक ऐसा पहलू था जिसको हम लोग समझना चाहते थे कि उस टाइम पे एक आम आदमी का जीवन जो था वो किस तरीके का था पार्टीशन के टाइम पे। सो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।